Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss receptor mediated endocytosis of ट्रांसफेरिन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ ट्रांसफेरिन। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने एलडीएल के एंडोसाइटोसिस के बारे में बात की थी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ ट्रांसफेरिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सीएसआईआर में क्वेश्चन बनता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ये होती क्या है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है किसके ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर। वो बाइंड करता है टाइटली किसी एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड से, मैक्रोमॉलिक्यूल होता है वो, जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। और फिर क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन होता है वो रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके ऊपर, और वो बट फॉर्म करता है इनवर्ट, इसको पिट कहते हैं, और वो पिंच ऑफ हो जाती है और क्या बन जाती है, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल। कुछ इस तरीके से कि जब लाइगेंड आके बाइंड किया रिसेप्टर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पिट फॉर्म हुई और ये इनवर्ट जो फॉर्म हुआ, अब इसका क्या होगा, ये पिंच ऑफ हो जाएगी और जो वेसिकल होगी वो रिलीज हो जाएगी। सेल टेक अप मैक्रोमॉलिक्यूल्स थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आर, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एलडीएल होता है जो डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा आयरन कैरिंग ट्रांसफेरिन जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा कुछ प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं जैसे इंसुलिन। ट्रांसफेरिन क्या है? इसी के ज़रिए, ट्रांसफेरिन ही के ज़रिए जो होता है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है, और ये एक तरीके का आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है और कैरी करता है आयरन को ब्लड में। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांसफेरिन है। ट्रांसफेरिन ने किसके साथ बाइंड किया, यहाँ पे आयरन के साथ, और जब ये बाइंड हो गया इसके साथ तो ये जाके रिसेप्टर पे बैठ गया। जो ट्रांसफेरिन होता है वो मेजर ग्लाइकोप्रोटीन होता है ब्लड में, और ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को दूसरे टिश्यूज़ तक ले जाता है। लीवर से ले जाता है, जो कि लीवर जो है मेन साइट है आयरन स्टोरेज की बॉडी में, और या फिर ये इंटेस्टाइन से डायरेक्ट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, वहाँ से ये टिश्यूज़ तक ले जाता है। ट्रांसफेरिन का काम होता है। जो आयरन फ्री फॉर्म होती है उसको एपोट्रांसफेरिन कहते हैं। जो आयरन फ्री फॉर्म है, जब लाइगेंड के ऊपर आयंस नहीं बाइंड करते हैं तो उसको एपोट्रांसफेरिन कहते हैं, और जब लाइगेंड बाइंड कर जाता है दो आयरन एटम से तो वो क्या बनाता है, उसको कहते हैं फेरोट्रांसफेरिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एपोट्रांसफेरिन था। जब ये बाइंड किया इसके साथ, आयरन के साथ, तो ये क्या बन गया, ये फेरोट्रांसफेरिन बन गया, फेरोट्रांसफेरिन। सेल सरफेस के ऊपर जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स होते हैं वही बाइंड करते हैं फेरोट्रांसफेरिन से, एपोट्रांसफेरिन से नहीं, फेरोट्रांसफेरिन से बाइंड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे ही एपोट्रांसफेरिन था, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे जो Fe3 के एटम होंगे इस पर बाइंड करेंगे, तो जैसे बाइंड किया तो यहाँ पे इसकी एंडोसाइटोसिस होना शुरू हो गई। तो अब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है? ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, इस पर सॉर्टिंग सिग्नल प्रेजेंट होता है इसकी साइटोसोलिक डोमेन में। जो साइटोसोलिक डोमेन होती है, यहाँ पे साइटोसॉल में जो होती है डोमेन, यहीं पे प्रेजेंट होता है। और वो जो सॉर्टिंग सिग्नल होता है वो क्या होता है इसके अंदर, टायरोसिन XX5। टायरोसिन अमीनो एसिड है, उसके अलावा XX में कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, एनी अमीनो एसिड, और जो 5 होता है वो कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो सकता है, जैसे ट्रिप्टोफान भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का रिसेप्टर होता है, और यहाँ पे जो आपकी साइटोसोलिक डोमेन होती है यहीं पे, यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट होता है। ये जो सॉर्टिंग सिग्नल होता है ये टारगेट करता है इसको क्लैथरिन और AP2 कोटेड पिट्स में कि ये इंटरनलाइजेशन करें। तो ये जो सॉर्टिंग सिग्नल है ये इंटरेक्ट करेगा AP2 से, वो रिक्रूट करेगी क्लैथरिन को, और ये फिर ये क्लैथरिन जब आ जाएगा तो उसकी इंटरनलाइजेशन हो जाएगी।
जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है वो फॉलो करता है सिमिलर रिसाइकलिंग पाथवे एस LDL, जो हमने LDL में देखा था वैसे सेम ये पाथवे फॉलो करता है, मगर इसमें एक डिसिमिलरिटी ये है LDL रिसेप्टर से अगर कंपैरिजन में देखें कि इसका जो लाइगेंड होता है वो भी रिसाइकिल हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें लाइगेंड जो था वो डिसोशिएट हो जा रहा था, किसके अंदर, लेट एंडोसोम में, वहाँ पे डिसोशिएट होके वो क्या हो रहा था, सिर्फ रिसेप्टर की रिसाइकलिंग हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइगेंड के साथ साथ रिसेप्टर दोनों रिसाइकिल्ड हो जाएंगे और लाइगेंड डिसोशिएट नहीं होगा लेट एंडोसोम में। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे होगा क्या, जो दो बाउंड Fe एटम्स होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे फ्रॉम लाइगेंड इनटू लेट एंडोसोम। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो जो लाइगेंड होता है वो फेरो ट्रांसफेरिन होता है, याद रखिएगा, एपो ट्रांसफेरिन नहीं होता। अडेप्टर प्रोटीन AP2 वैसे ही, वेसाइकिल कोड प्रोटीन क्लेथरिन, और सॉर्टिंग सिग्नल कौन होता है, टायरोसिन, XX और फाई। X मतलब कोई भी अमीनो एसिड, फाई मतलब कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन एटम्स होते हैं वो एपो ट्रांसफेरिन से बाइंड करते हैं। जब इससे बाइंड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरो ट्रांसफेरिन। यही लाइगेंड होता है जो बाइंड करता है उसके रिसेप्टर से, पहले नहीं बाइंड कर रहा था ये। फिर जब आयरन एटम बाइंड कर गए एपो ट्रांसफेरिन से और कन्वर्ट कर दिया इसको फेरो ट्रांसफेरिन में, तब ये बाइंड किया अपने ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से जो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर इसका भी वही इंटरनलाइजेशन होगा, AP2 कॉम्प्लेक्स बनेगा क्लेथरिन के साथ और ये वेसाइकिल फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे जैसे ही बना तो यहाँ पे AP2 और क्लेथरिन कॉम्प्लेक्स बना और ये वेसाइकिल फॉर्म हो गई, ये वेसाइकिल फॉर्म हो गई। अभी जो वेसाइकिल है इससे क्या होगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे दोबारा, अनकोटिंग हो जाएगी इसकी और क्लेथरिन रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही क्लेथरिन आपके रिमूव हुए तो यहाँ पे जो ये अब वेसाइकिल है वो किससे फ्यूज़ कर जाएगी, लेट एंडोसोम से। तो यहाँ पे किससे फ्यूज़ कर गई, लेट एंडोसोम से। और जैसे लेट एंडोसोम से फ्यूज़ की तो यहाँ पे होगा pH जो होगा उसका एसिडिक होगा 5, जिससे क्या हुआ, आयरन एटम जो थे वो डिसोशिएट हो गए। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जैसे ही आयरन एटम डिसोशिएट होते हैं तो लाइगेंड के साथ साथ दोनों रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरा जो होता है वो रिसाइकिल्ड हो जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, LDL में सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर हो रहा था, इसमें लाइगेंड भी जो होता है वो भी रिसाइकलिंग होने लगती। तो यहाँ पे अब इसका रिसाइकलिंग हुई और यहाँ पे कौन है, ये लाइगेंड है और साथ में नीचे तो रिसेप्टर है ही है। तो इसका क्या हुआ, इसका रिसाइकलिंग हो गई। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल pH होगा अराउंड 7, जो देखा था अभी हमने एक्सटीरियर pH, तो वहाँ पे क्या करेगा, एपो ट्रांसफेरिन जो होता है उसकी एफिनिटी नहीं होती है कि वो रिसेप्टर से बाइंड कर सके, सिर्फ फेरो ट्रांसफेरिन की होती है। तो यहाँ पे ये रिलीज हो जाएगा। तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अब अगर जल्दी में देख लें इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन एटम बाइंड किया एपो ट्रांसफेरिन से तो इसको कन्वर्ट कर दिया फेरो ट्रांसफेरिन से। अब इसकी एफिनिटी होती है फेरो ट्रांसफेरिन की कि बाइंड करे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से, और इसने दोबारा इंटरनाइजेशन करके वेसाइकिल फॉर्म कर ली। अभी जो वेसाइकिल थी उससे क्लेथरिन रिमूव हो गए और ये जो वेसाइकिल हुई वो क्या की, फ्यूज़ कर गई किसके साथ, लेट एंडोसोम के साथ। अभी जो लेट एंडोसोम में pH 5 था एसिडिक, इसने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ Fe3 Fe2 प्लस में और यहाँ से ये मूव कर गया बाहर। बाकी ये जो लाइगेंड था वो रिसेप्टर के साथ क्या हुआ, रिसाइकलिंग हो गई दोनों की। LDL में ऐसा नहीं होता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टर की रिसाइकलिंग होती थी, इसमें लाइगेंड की भी हुई। और यहाँ पे जैसे ही न्यूट्रल pH आया अराउंड 7 तो ये एपो ट्रांसफेरिन की एफिनिटी नहीं होती है न्यूट्रल pH के ऊपर कि वो बाइंड कर सके रिसेप्टर के साथ, तो ये डिसोशिएट कर गए। तो ये मैकेनिज्म थी। अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं मैकेनिज्म को कि एपो ट्रांसफेरिन बाइंड किया दो Fe3 एटम से, आयरन एटम से, तो उसको क्या कहा गया, फेरो ट्रांसफेरिन। फिर ये फेरो ट्रांसफेरिन जो बाइंड किया वो किससे किया गया, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से जो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट था। फिर जैसे LDL की तरह इसमें क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ साइटोसोलिक टेल का रिसेप्टर की AP2 एडेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ, जिसने इनकॉर्पोरेट कर दिया रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ था इनटू फॉर्मिंग एंडोसिटिक वेसाइकिल। एक एंडोसिटिक वेसाइकिल फॉर्म हो गई। फिर AP2 एडेप्टर जो था उसने रिक्रूट किया किसको, क्लेथरिन को, क्लेथरिन प्रोटीन को, जो बनाने लगा एक कोट अराउंड द वेसाइकिल और वेसाइकिल फॉर्म हो गई। तो वेसाइकिल में जो कोट था वो इसने फॉर्म किया, किसने,
क्लेथरिन ने। फिर ये जो कोटेड पिट थी क्लेथरिन की, वो कंटेनिंग रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स, उसको पिंच ऑफ कर दिया किसने? डायनामिन ने। तो यहां पे जो पिंच ऑफ किया होगा किसी ने, तो वो कौन होगा? यहां पे पिंच ऑफ किया होगा डायनामिन ने बाय यूज ऑफ जीटीपी। तो जीटीपी के यूज से इसने क्या किया होगा? पिंच ऑफ कर दिया होगा, यहां पे पिंच ऑफ किया होगा इसने, ठीक है। तो यहां पे पिंच ऑफ इसने किया होगा, तो यही हमने देखा कि डायनामिन पिंच ऑफ करता है। तो पिंच ऑफ किसने किया? डायनामिन ने, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स जीटीपी। फिर क्या हुआ? ये जो वेसाइकिल कोट था वो रिमूव हुआ और एंडोसिटिक वेसाइकिल फ्यूज किससे कर गई? लेट एंडोसोम से, ये देखा था हमने। फिर यहाँ पे ड्यू टू लेस पीएच देन 6, तो उससे क्या हुआ? 6 से कम एसिडिक पीएच पे जो आयरन आइटम थे वो डिसोशिएट कर गए फेरो ट्रांसफेरिन से। फिर क्या हुआ? यहाँ पे जो आयरन आइटम थे वो रिड्यूस हो गए Fe2+ में बाय मेटालो रिडक्टेज जो लोकेटेड था एंडोसोम में, और इनको एक्सपोर्ट कर दिया गया बाय डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स के जरिए, इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ? जो एपोट्रांसफेरिन था, एपोट्रांसफेरिन बाउंड रहा अपने रिसेप्टर से एसिडिक पीएच पे लेट एंडोसोम के, और ये एपोट्रांसफेरिन और रिसेप्टर को रिसाइकिल कर दिया गया टू द सेल सरफेस, ये दोबारा सेल सरफेस पे चले गए। न्यूट्रल पीएच पे क्या हुआ? एपोट्रांसफेरिन डिसोशिएट कर गया रिसेप्टर से। मैंने बताया था कि न्यूट्रल पीएच पे एपोट्रांसफेरिन नहीं बाइंड कर पाता रिसेप्टर से, डिसोशिएट हो जाता है। तो ये हुआ। फिर जो रिसाइकिल रिसेप्टर था वो फ्री हो गया कि बाइंड कर सके अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फेरोट्रांसफेरिन से और आयरन को कैरी कर सके इनटू द सेल। और फिर ये क्या हुआ? डिसोशिएट एपोट्रांसफेरिन जो था वो कैरी करने लगा ब्लड स्ट्रीम में टू द लीवर और इंटेस्टाइन टू बी लोडेड विद अनदर आयरन अगेन। तो दोबारा आयरन के साथ लोड करेगा एपोट्रांसफेरिन और वो फेरोट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा ऐसे साइकिल चलेगी। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्ट रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं एसिडिक मीडियम में ऑफ लेट एंडोसोम एंड द रिसेप्टर्स आर रिसाइकिल्ड बैक। ज़्यादातर रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, मगर ट्रांसफेरिन में क्या होता है? हमने देखा कि रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट नहीं हुआ और जो लाइगेंड था उसकी भी रिसाइकलिंग हो गई। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है? रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट कर जाता है और लाइगेंड रिलीज हो जाता है लेट एंडोसोम में। बट ये एक्सेप्शन है इसका ट्रांसफेरिन पाथवे का कि इसमें जो लाइगेंड होता है वो डिसोशिएट नहीं करता और ये दोनों रिसाइकिल बैक हो जाते हैं टू द सेल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर चेंजेस कर दें हम पीएच में तो वो भी मीडिएट करता है सॉर्टिंग ऑफ रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड इन द ट्रांसफेरिन पाथवे। मैंने देखा ही अभी पीछे कि वहाँ पे एसिडिक पीएच पे एपोट्रांसफेरिन डिसोशिएट नहीं हो रहा था, लाइगेंड डिसोशिएट नहीं हो रहा था अपने रिसेप्टर से, बट जैसे ही न्यूट्रल पीएच हुआ तो एपोट्रांसफेरिन भी डिसोशिएट कर गया। अगली बात यह है इंपॉर्टेंट कि pH 5 पे एंडोसोम के जो आयरन एटम्स होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं अपने लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से। मगर अगर चेंज कर दें इसको हम pH टू 8 बेसिक कर दें तब आयरन एटम जो होंगे वो डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे लाइगेंड से और लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो रिसाइकिल बैक नहीं हो पाएगा। तो मानिए अगर यहाँ पे ऐसे हमने रिसाइकिल, यहाँ पे जो वेसाइकिल है हमारी, तो वेसाइकिल पे ये रिसेप्टर था, यहाँ पे ये एपोट्रांसफेरिन पे ये ऐसे बाइंड रहा, तो जैसे ये बाइंड रहेगा तो इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगी दोबारा, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं होंगे। और रिलीज़ क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये बेसिक पीएच पे रिलीज़ नहीं होते हैं, तभी तो ये आके इससे बाइंड करते हैं, तो इससे क्या होगा? इसकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे आप अप्लाई करिए अपना माइंड, वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? ये पूछा गया था दिसंबर 2023 में और शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कर लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आयरन इज टेकअप बाय द सेल्स वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये भी हमने देखा,
utilizing transferrin and transferrin receptor in a cell find with the mutation in the transferrin receptor. अब transferrin receptor में mutation है that is unable to interact with transferrin at pH 4 से 5. तो एक म्यूटेशन हुआ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर में जिसकी वजह से वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है ट्रांसफेरिन से एट 4 and 6 pH पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फर्स्ट अफेक्टेड इन दिस पाथवे. तो अब कौन सा स्टेप जो होगा वो फर्स्ट अफेक्टेड होगा इस पाथवे में. तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस कि बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू आयरन इन प्लाज्मा, ये नहीं अफेक्टेड होगा. क्यों? क्योंकि ये तो सेल सरफेस के ऊपर हो ही रहा था, यहीं पे बाइंड कर रहा था वो. तो ये यहाँ पे तो pH जो है वो 7 ही है, तो यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? एसोसिएशन ऑफ आयरन बाउंड ट्रांसफेरिन विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो रहे हैं, वहाँ पे pH 7 है. रिलीज ऑफ आयरन इन द एंडोसोम. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि म्यूटेशन ऐसा हुआ जिसकी वजह से ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा ट्रांसफेरिन से, तो ये दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर रिलीज तो हो जाएगा आयरन इन द एंडोसोम. तो ये भी गलत है. तो सही क्या है हमारा? रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ट्रांसफेरिन की जो रिसाइकलिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो अफेक्टेड हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर 4 से 5 एसिडिक pH हो गया तो एसिडिक pH पे नो इंटरेक्शन है, नो इंटरेक्शन. तो जैसे ही नो इंटरेक्शन हुआ तो उसकी नो रिसाइकलिंग, तो उसकी रिसाइकलिंग जो होगी वो अफेक्टेड हो जाएगी. तो ये चीज़ होती है इसके अंदर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ. आंसर क्या है? फोर्थ, कि रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसफेरिन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफेक्टेड हो जाएगी ऐसे केस में. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ ट्रांसफेरिन आज. थैंक यू. Please like, share and subscribe.